हाय एवरीवन, वेलकम टू अभ्यास सीरीज ऑफ एड्यूटैप। इस सीरीज में हम आपके साथ IIBF मैकमिलन बुक के जो चैप्टर वाइज MCQs हैं सारे ही सब्जेक्ट्स के आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। मैं आपके साथ रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट डिस्कस करने वाली हूँ। अभी तक मॉड्यूल ए और मॉड्यूल बी को 2 पार्ट्स में चैप्टर वाइज हमने डिस्कस ऑलरेडी किया है और आज की इस डिस्कशन में मैं मॉड्यूल सी आपके साथ कवर करूंगी RBWM का। आपको इस सीरीज को अच्छे से यूटिलाइज करने के लिए जो भी क्वेश्चन सामने आए उनका क्वेश्चन को आप देखिए और अपना आंसर पहले नोट कीजिए, उसके बारे में सोचिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट या उसके बारे में फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं भी पता तो भी आप उससे लॉजिकल तरीके से आंसर तक पहुंचने की कोशिश कीजिए और इससे आपको एक असेसमेंट होगा कि एग्जाम कंडीशंस में आपको किस तरीके से क्वेश्चंस को टैकल करना है। सो इफ़ यू हैव एनी ट्रबल सो फार विद कंप्लीटिंग द सिलेबस, अगर आपको कोई भी मुश्किल आ रही है, बहुत लिमिटेड टाइम अवेलेबल है, तो आप मास्टर कोर्स कंसिडर कर सकते हैं। परचेज करने के लिए आप ज़रूर JAIIB 85 कोड का ज़रूर यूज़ कीजिए। इसमें आपको 15 मिनट स्निपेट्स में, मतलब चैप्टर्स को 15-15 मिनट की वीडियोस में हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिवाइड कर दिया है ताकि आपका कोर्स आपके टाइमलाइन के अकॉर्डिंग अलाइन हो जाए और आप जल्दी से उसे कवर कर पाएँ। हम समझ सकते हैं कि एक बैंकिंग प्रोफेशनल के लिए टाइम निकाल के जैब एग्ज़ाम के लिए पढ़ना बहुत मुश्किल हो सकता है, तो आप इस तरीके की वीडियोस से बहुत क्विकली अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लैरिफाई कर सकते हैं। समराइज्ड नोट्स उसके बाद आपको रिवाइज करने हैं, क्विज ज़रूर देना है, इससे आपकी एक होलिस्टिक प्रिपरेशन हो जाएगी और आप फुल लेंथ टेस्ट जो कि हर सब्जेक्ट के 10-10 दिए हुए हैं उसको टोटल आपके 40 टेस्ट हो गए, जितने आप कर सकें उनको आप प्रैक्टिस करके फिर एग्जाम जाएंगे तो आपको बहुत एक कॉन्फिडेंस फील होगा। सो प्लीज यूज द कोड JAIIB 85 टू गेट 85% ऑफ। विदाउट फर्दर अडू, लेट्स नाउ बिगिन विद द क्वेश्चंस फ्रॉम मॉड्यूल सी। First question is, bank marketing refers to number 1, identifying the most profitable markets now and in the future. Number 2, assessing the present and future needs of customers. Number 3, setting up business development goals and making plans to meet them. Number 4, adapting to a changing environment in the marketplace. प्लीज नोट डाउन योर आंसर एंड देन कंपेयर कि आप किस तरीके से सोच पाए। ये काफ़ी इजी सा ही क्वेश्चन मैं बोलूँगी इसे। आपको जो भी स्टेटमेंट दिख रही है, इवन लॉजिकली आप सोचें तो एक बैंक की मार्केटिंग एक्टिविटी से वो रिलेट कर रहा है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि एक बैंक मार्केटिंग की ये एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है कि एक बैंक कोशिश करेगा कि जो भी उसके सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल सेगमेंट्स हैं, इतनी सारी उसके पास प्रोडक्ट लाइंस हैं, इतने सारे उसके पास पॉसिबल प्रोडक्ट्स हैं, वो उसमें से प्रॉफिटेबल सेगमेंट आइडेंटिफाई करे। ये ऐसा हो सकता है अगर बहुत ज़्यादा कस्टमर्स हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के, या फिर उसकी जो वैल्यू फॉर मनी है, मतलब जितना वो रिटर्न एक बैंक को कमा के दे रहा है वो अच्छा है। तो प्रॉफिटेबल मार्केट डिटर्मिन करना ये मार्केटिंग का ही काम होता है। फिर असेसिंग द प्रेजेंट एंड फ्यूचर नीड्स ऑफ कस्टमर, ये असेस करके कि कस्टमर की नीड्स क्या हैं, चेंजिंग एनवायरनमेंट में टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करते हुए किस तरीके से कस्टमर की नीड्स मॉडिफाई हो रही हैं और उस तरीके के प्रोडक्ट्स को फिर क्रिएट कर पाना, ये भी मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम है। Thirdly, setting up business development goals and making plans. Once you have identified what the needs of the customers are, तो एक product development process हम जो कि ऑलरेडी मॉड्यूल बी में देख चुके हैं, उसको फॉलो करते हुए उसको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करना ताकि ये जो अपॉर्चुनिटी अराइज हुई है उसे एक्चुअली भी रिटर्न भी मिले, ये भी उसी का पार्ट है। फिर नई चेंजिंग एनवायरनमेंट को में अडेप्ट करना, मार्केट प्लेस से रिलेटेड प्रोडक्ट के मार्केट के साथ जो भी इंटरेक्शन हो रहा है, उसका प्राइस क्या है, उसका प्रोडक्ट के फीचर्स क्या हैं, उसकी फिजिकल प्रेजेंस कहाँ पे डिटर्मिन होती है, उसकी प्रमोशन कैसे की जाएगी, ये सारी चीज़ें बैंक मार्केटिंग का पार्ट है। हेंस द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन डी। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। मार्केटिंग मिक्स रेफर्स टू, ये अभी हम थोड़ा सा आपको मैंने हिंट ऑलरेडी दिया भी है। सो लेट्स सी व्हाट आर द पॉइंट्स एसोसिएटेड विद मार्केटिंग मिक्स। ए, प्रोडक्ट एंड प्राइस। बी, प्रमोशन एंड प्लेस। C, people, process and physical evidence, या D, all of the above। I'm sure आपको पता होगा कि मार्केटिंग मिक्स ओरिजिनली 4 P's ऑफ मार्केटिंग से स्टार्ट हुआ था और आज के डेट में वो 7 P's तक इन्हांस हो चुका है और ये सारे ही उसी के एलिमेंट्स हैं। सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन डी। लेट मी शो यू व्हाट 7 P's ऑफ मार्केटिंग लुक लाइक। एक बैंक के लिए प्रोडक्ट, प्रमोशन, प्राइस, प्लेस, पीपल, प्रोसेस और फिजिकल एविडेंस, ये डिटर्मिन करना बहुत ज़रूरी है। ये जो मार्केटिंग मिक्स है किसी भी तरीके के प्रोडक्ट, गुड या सर्विसेज पे आप अप्लाई कर सकते हैं। स्पेसिफिकली अगर आप बैंक के बारे में सोचें तो उनका प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल क्या हो गया, FD,
सेविंग्स अकाउंट, कोई लोन प्रोडक्ट, ये उनका प्रोडक्ट हो गया। तो उस प्रोडक्ट के क्या फीचर्स होंगे, क्या सेविंग्स अकाउंट के साथ किस टाइप का डेबिट कार्ड होगा, क्या उसके साथ कोई इंश्योरेंस प्रोडक्ट क्लब करके दिया जाएगा, ये एक मार्केटिंग डिसीजन है। उस प्रोडक्ट के फीचर्स को डिटरमिन करना ये मार्केटिंग डिसीजन है। फिर प्रमोशन उसकी कैसे होगी, किस तरीके से, क्या वर्ड ऑफ माउथ से स्प्रेड किया जाएगा उसे, या फिर कस्टमर्स तक पहुंचा जाएगा ईमेल, न्यूज़लेटर्स के थ्रू, बैंक एम्प्लॉयज कैसे इंटरैक्ट करेंगे, ये प्रमोशन में आ जाता है। फिर उस प्रोडक्ट की प्राइसिंग क्या होगी। अब एफडी की प्राइसिंग क्या है, वही इंटरेस्ट रेट जो आप उस पर ऑफर कर रहे हैं। एक प्राइस को कंपेटिटिव रखना एक बैंक के लिए बहुत जरूरी है। अगर आपसे काफी सिग्निफिकेंटली हायर कोई और बैंक अपनी एफडी के पे इंटरेस्ट ऑफर करे तो कस्टमर उसकी तरफ चला जाएगा। तो प्राइस को मार्केट कंडीशंस और अपने बिजनेस की प्रॉफिट की रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए एक बैंक डिटरमिन करता है। प्लेस ऑफ मार्केटिंग, आज की डेट में ये कॉन्सेप्ट रेवोल्यूशनाइज हो चुका है। पहले बैंक ब्रांच तक कस्टमर का पहुंचना जरूरी था, आज की डेट में ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, मोबाइल इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू प्लेस ऑफ बैंकिंग बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई हो गई है। तो किस तरीके के प्रोडक्ट को किस तरीके से मार्केट करते हुए किस प्लेस के थ्रू पहुंचाना है, ये भी एक मार्केटिंग मिक्स का एलिमेंट हो जाता है। देन यू हैव पीपल, what are the people that are associated in marketing that product? For example, हमने ये इनिशियल चैप्टर्स में भी देखा है कि जो बैंक के इंटरनल कस्टमर्स हैं वो स्टाफ से इंटरैक्ट करेंगे। फिर कुछ मार्केटिंग प्रोफेशनल्स होंगे जो प्योरली स्पेशलिस्ट्स होते हैं मार्केटिंग नीड्स को आइडेंटिफाई कर पाने के लिए और क्लाइंट को बैंक तक पहुंचाने के लिए और फिर इस लीड को कन्वर्ट करने में। इस तरीके से कौन से पीपल who are the bank employees and decision makers that are interacting with the customers and are able to market the product, ये चीज़ people वाली dimension determine करेगी। फिर process किस तरीके से ये product market किया जाएगा। बहुत सारे channels आज की डेट में available हैं customers के पास, और चैनल की ऑप्टिमाइजेशन, चैनल ऑप्टिमाइजेशन अगेन हमने ये मॉड्यूल बी में भी देखा था, किस तरीके से चैनल को ऑप्टिमाइज किया जाए कि आप अपने कस्टमर्स को एक फुल फ्लेजेड सेटिस्फैक्टरी एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सकें। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ मार्केटिंग। एंड फिजिकल एविडेंस, यानी कि कस्टमर को ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजैक्शंस करके वो एक टच एंड फील वाला एलिमेंट मिसिंग होगा, जिससे एक लेवल ऑफ ट्रस्ट डिवेलप होता है और एक लेवल ऑफ लॉयल्टी डिवेलप होती है। तो आपको एक सेविंग्स अकाउंट जो कि एक प्योरली बैंकिंग प्रोडक्ट है, जो एब्स्ट्रैक्ट है, जिसको आप डायरेक्टली टच और फील नहीं कर सकते, उसके साथ एक डेबिट कार्ड और एक चेकबुक इसीलिए दी जाती है कि इस प्रोसेस में एक टेंजिबिलिटी क्रिएट हो और कस्टमर्स लॉन्गर टर्म तक अपने बैंक के साथ जुड़े रहें। तो मार्केटिंग मिक्स के ये कुछ फंक्शंस हैं। विद दिस वी कंप्लीटली अंडरस्टैंड द टॉपिक। मैंने आपको थोड़ा सा एडवांस्ड स्टेज पे ले जाके क्वेश्चंस भी पूछ ले, क्योंकि इस तरीके से किस टाइप का बैंकिंग प्रोडक्ट के कौन से पी से ये एसोसिएटेड है मार्केटिंग का, इस तरीके के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल सकते हैं जो एक सिचुएशन को डिस्क्राइब करें, वो केस बन रहा है और आपसे पूछा जाए ये कौन से पीस ऑफ मार्केटिंग से रिलेट कर रहा है। तो विद दिस वी अंडरस्टैंड द 7 P's of marketing mix. Let's see another question. All the P's in the marketing mix are interlinked. To effectively develop a market and market a product, which of the following is not relevant? आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा एलिमेंट रेलिवेंट नहीं है। A प्रोडक्ट, B प्रमोशन, C प्रायोरिटी या D प्रोसेस। अगर आपने अभी पिछली वाली स्लाइड को अच्छे से सुना है तो आप ये क्वेश्चन बड़े आसानी से आंसर कर सकते हैं। द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन सी, प्रायोरिटी। ये हमने अभी जो 7 P's ऑफ मार्केटिंग डिस्कस किए काफ़ी डिटेल में, उसका पार्ट नहीं है। बाकी तीनों ही चीज़ें इंटरलिंक्ड तरीके से को हेल्प करती हैं एक प्रोडक्ट को, एक बैंक को अच्छे से मार्केट कर पाने में। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। आई हैव ऑलरेडी given you detailed explanation for this. Let's see the next question. In which stage of marketing process does an organization answer questions like who, where, when and how for the offering? आपको ये determine करना है कि किस stage पे जो marketing की process है उसमें एक कस्टमर सोचता है, एक बैंक सोचेगा कि किस तरीके से उसे एक्चुअली कस्टमर तक पहुंचाया जाए। तो ऑप्शंस आर ए मार्केटिंग प्लानिंग, बी मार्केटिंग कंट्रोल, सी मार्केटिंग एनालिसिस या डी मार्केटिंग इम्प्लीमेंटेशन। क्लियरली आप देख पा रहे होंगे कि ये क्वेश्चंस आंसर करके ये एक्चुअली में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन डी, दैट इज मार्केटिंग इम्प्लीमेंटेशन। लेट्स सी द प्रोसेस वंस। मार्केटिंग एनालिसिस स्टेज पे आप ये देखते हैं कि आपके कंपेटिटर के कंपैरिजन में कहाँ पे आप एग्जिस्ट करते हैं, तो आपकी स्ट्रेंथ, वीकनेसेस और अपॉर्चुनिटी थ्रेट क्या हैं, फिर ओवरऑल इकोनॉमी कैसे फंक्शन कर रही है, उसमें आप एक बैंकिंग इंडस्ट्री कितना अच्छे से परफॉर्म कर पा रही है, इंडस्ट्री के कुछ पैरामीटर्स जैसे कि रेपो रेट क्या है, क्रेडिट ग्रोथ क्या है, और आपके कंपेटिटर्स या कंपनी किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं।
तो ये असेसमेंट करके आप कुछ चीज़ें डिटर्मिन करते हैं। अब इसी के बेसिस पे आप स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स डिफाइन करते हैं और उन स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स की यानी कि जो प्रोडक्ट्स को आपको स्पेसिफिकली एम्फोसिस करके एफर्ट करके सेल करना है, उनको आप डिफाइन करते हैं और उसी से रिलेटेड प्लान्स बनाते हैं इन योर मार्केटिंग प्लानिंग स्टेज। अब इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पे आप सारी वो फैक्टर्स जो उसकी एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन में यूज होंगे उनके क्वेश्चंस आंसर करते हैं। फॉर एग्जांपल, हु विल इम्प्लीमेंट इट, हाउ विल इट बी इम्प्लीमेंटेड, क्या डिसीजंस एंड रिवॉर्ड्स होंगे, किस तरीके से ये प्रोडक्ट एक्चुअली कस्टमर तक पहुंचाया जाएगा। So here, as we have seen, marketing implementation tries to answer all of these questions. Then you have marketing control, which aims at evaluating and taking corrective action. अगर जो भी plans बनाए हैं और जो reality में result आ रहा है, क्या business growth उतनी अच्छी हो पा रही है, क्या जो product था वो target segment तक पहुंच पा रहा है कि नहीं, ये सब assessment करके आप finally एक कंट्रोल एक्सरसाइज में इंडल्ज करते हैं। सो दिस इज योर प्रोसेस फॉर मार्केटिंग, एंड द क्वेश्चन ऑफ हु, वेयर, व्हेन, हाउ शुड द प्रोडक्ट बी मार्केटिंग is decided at the stage of marketing implementation. Now, the question 5 is asking you electronic channels in retail banking refers to A. ATMs, B. internet banking, C. mobile banking, या D. all of the above. E-channels. The correct answer here is option D, all of the above. जो आपके चैनल्स ऑफ बैंक मार्केटिंग है कि किस तरीके से एक बैंक अपने कस्टमर्स तक पहुंच रहा है, उन्हें दो टाइप में आप डिवाइड कर सकते हैं। एक है फिजिकल चैनल, जहाँ पे आप बेसिकली ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन रख रहे हैं, तो ब्रांच, आपका बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट या बैंक फैसिलिटेटर, ये आपके फिजिकल चैनल्स में आ जाते हैं। फिर दूसरा जो आपका सेगमेंट है वो है आपका ई चैनल, जहाँ पे भी किसी टाइप की मशीन या इंटरनेट से एक कस्टमर की इंटरेक्शन हो रही है, जैसे कि एटीएम, जैसे कि इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग एंड इवन पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन। ये सारे ही सेगमेंट्स ई चैनल के अंडर आते हैं। सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन डी। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। द एडवांटेजेस ऑफ अ गुड ब्रांच लेआउट इंक्लूड। एक अच्छा ब्रांच लेआउट किस चीज में हेल्प कर सकता है, क्या उसके एडवांटेजेस होंगे? ए, प्रमोट्स एफिशिएंसी एज इट विल इंश्योर अ स्मूथ फ्लो ऑफ सर्विसेज। B, internal communication effectiveness increases, thereby facilitating better coordination among the staff, resulting in better customer service. C, provides a comfortable and congenial work environment to the staff, which results in high employee motivation and acts as a morale booster. D, serves as an image building tool for the bank. या E, all of the above. As you can see, ये सारे ही एडवांटेजेस गुड ब्रांच लेआउट, एक ब्रांच को आपने अच्छे से उसके जो डिपार्टमेंट्स है उसकी सेगमेंटेशन अच्छे से की है, तो ओवरऑल उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, एक स्मूथ फ्लो ऑफ सर्विसेज होगा, एक करेक्ट ऑर्डर में करेक्ट तरीके से कस्टमर सारे काउंटर्स को विजिट कर पाएगा, एक प्रोसेस फ्लो उसका स्मूथ हो जाएगा। फिर बैंक के स्टाफ के आपस में कम्युनिकेशन बेटर हो सकती है अगर अच्छा लेआउट है, कोऑर्डिनेशन उनके बीच में बेटर हो सकती है, एक अच्छा वर्क एनवायरनमेंट मिल जाएगा स्टाफ को, और एम्प्लॉय मोरल और सेटिस्फैक्शन भी हायर रहेगी। अगर वही सेगमेंटेशन अच्छी नहीं है, दबे दबे से उनके एम्बियंस है, जो रूम्स एलोकेटेड हैं वो भी अप्रोचेबल नहीं है, तो वो कस्टमर्स और स्टाफ का आपस में इंटरेक्शन को भी कर्ब करेगा। फिर इमेज बिल्डिंग के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट टूल होता है बैंक की ब्रांच। एक कस्टमर को कितना कंफर्टेबल फील हो रहा है, कितना वो एक्साइटेड है एक बैंक ब्रांच में अपना काम करवाने के लिए, कितना उसको प्रॉब्लमैटिक लग रही है एक ब्रांच की लेआउट, इससे भी डिटर्मिन होता है कि बैंक का ओवरऑल लॉन्गर पीरियड में कितना अच्छे प्रॉफिटेबिलिटी वो जनरेट कर सकता है अपने कस्टमर्स के थ्रू। सो द करेक्ट आंसर हियर बिकम्स ऑप्शन ई। Question 7. The facilities available for mobile banking customers are A, facility for using banking facility from anywhere. B, easy operations, instructions carried out by self. C, operations, option to pay utility bills. D, transfer of funds between account, same bank and other banks. E, all of the above. Clearly, अगर आपने कभी भी मोबाइल बैंकिंग के थ्रू ट्रांजैक्शंस खुद भी किए हैं तो आप ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर पाएंगे कि आप कहीं से भी उसे यूटिलाइज कर सकते हैं, आप जो इंस्ट्रक्शंस है खुद से भी उसके थ्रू डाल सकते हैं। इवन एफडी खोलना, कोई मैंडेट डालना, कोई अमाउंट डिडक्ट कराना, कभी कभी उसके थ्रू अपनी यूटिलिटी पेमेंट्स करना, वो सब कुछ आप डायरेक्टली मोबाइल बैंकिंग से कर सकते हैं। और जो फंड ट्रांसफ़र है थ्रू IMPS, RTGS या NEFT, आप अपने बैंक अकाउंट
सेम बैंक के अकाउंट में या फिर कुछ और किसी और बैंक के अकाउंट में भी कर सकते हैं. सो ऑल ऑफ दीज आर फैसिलिटीज अवेलेबल फॉर मोबाइल बैंकिंग कस्टमर्स. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब इसमें से आप देख पा रहे होंगे कई क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल हैं, ज़्यादा उसमें एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है. तो जो ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं जिससे आपको फ़ायदा हो सकता है, जिसके लिए आपको एक क्लैरिटी की ज़रूरत है, उन्हें मैं थोड़ा डिटेल में डिस्कस करूँगी. और बाकी जो बहुत ही ऑब्वियस से हैं, क्योंकि ये बैक साइड के क्वेश्चन हैं और बहुत ही ईजी लेवल के हैं, एग्जाम में आपको ज़रूर एक्सपेक्ट करना है कि इससे थोड़े डिफिकल्टी लेवल के ज़्यादा आपको क्वेश्चंस दिखेंगे. कुछ फैक्चुअल चीज़ें, कुछ कंसेप्चुअल चीज़ें वो ज़रूर पूछी जा सकती हैं. कुछ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं. The aim of this is to help you identify those topics and help you identify how to approach easy and medium level difficulty questions. Let's see question 8. The services offered for internet banking customers are: A, view of the balance and last few transactions; B, generate statement of account; C, transfer of funds between accounts within the bank; D, utility payment facility like payment of insurance premium, telephone, energy bills; and E, all of the above. जैसे कि हमने अभी अभी मोबाइल बैंकिंग में देखा, ये सारी ही सर्विसेज इंटरनेट बैंकिंग कस्टमर्स को अवेलेबल होती हैं. वो बैलेंस देख सकते हैं, वो अपनी अकाउंट की स्टेटमेंट देख सकते हैं, वो बिटवीन अकाउंट्स विद इन द बैंक ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इनफैक्ट विद इन डिफरेंट बैंक्स भी वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं. यूटिलिटी पेमेंट्स करना जैसे कि इंश्योरेंस प्रीमियम, टेलीफोन बिल और एनर्जी बिल, ये भी वो किया जा सकता है. सो द करेक्ट आंसर बिकम्स ऑप्शन ई. Let's see the next question. Harmonization of TAT and customer compensation scheme is applicable to. TAT का मतलब है टर्न अराउंड टाइम, कि कितने समय में कोई बैंक अपनी सर्विस अपनी कस्टमर तक पहुंचाएगा, कितना टाइम लगेगा एक कस्टमर की रिक्वेस्ट इनिशिएट होने से लेकर उस तक वो उसकी रिक्वेस्ट को एक्चुअली फुलफिल होने में. दैट इज टर्न अराउंड टाइम. तो हार्मोनाइजेशन ऑफ टर्न अराउंड टाइम एंड कस्टमर कंपनसेशन स्कीम कि कस्टमर की अगर कोई ग्रीवेंस है या कोई प्रॉब्लम है तो उसको कितने टाइम में आपको सुलझाना है, उसे इम्प्लीमेंट करना है. दिस इज एप्लीकेबल टू A, all customer transactions; B, all digital transactions in the banks and all digital transactions across all authorized payment system; C, all of the above. ये दोनों ही चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं. किसी भी तरीके की कोई कस्टमर की ट्रांजैक्शन हो रही है, उसमें उसको कोई ग्रीवेंस आ रही है कि अमाउंट डेबिट हो गया लेकिन क्रेडिट नहीं हुआ और उसके अकाउंट में शो नहीं हो रहा है, इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके लिए कंपनसेशन और इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने का एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड, ये सारी तरीके की ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, सारी तरीके की डिजिटल ट्रांजैक्शंस और सारी तरीके की कस्टमर की एक्चुअल ट्रांजैक्शंस पे अप्लाई होता है. तो हर टाइप की ट्रांजैक्शन पे एक हार्मोनाइज्ड कॉमन टर्न अराउंड टाइम और कंपनसेशन अगर उनकी कोई इस तरीके की ग्रीवेंस है कि अमाउंट डिडक्ट हुआ है लेकिन क्रेडिट नहीं हुआ है, या उनके अकाउंट में कोई भी मनी रिलेटेड जो उनका बैलेंस होना चाहिए था उससे सिमिलर नहीं है, इस तरीके की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए स्कीम सारी ही टाइप की ट्रांजैक्शंस पे अप्लाई होती है. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. इंटीग्रेटेड ऑम्बड्समैन डज नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट: A, वन नेशन वन ऑम्बड्समैन; B, सिंगल पोर्टल फॉर ऑल द ग्रीवेंसेस; C, integration of all the existing schemes of ombudsman; D, none of the above. यहाँ पे आपसे डज नॉट पूछा जा रहा है. सो एग्जाम में भी पे लॉट ऑफ क्लोज अटेंशन. कभी कभी हम स्टेटमेंट को करेक्टली रीड नहीं करते हैं, आपसे इनकरेक्ट पूछा है तो आप करेक्ट मार्क कराते हैं. इस तरीके की सिली मिस्टेक्स को अवॉइड कीजिएगा. आपके पास कभी कभी बहुत कम मार्जिन होता है पेपर पास करने के लिए, सिली मिस्टेक्स से आप हमेशा रिग्रेट करेंगे. सो द करेक्ट आंसर in this case becomes none of the above, because all of these are conceptually related to integrated ombudsman. integrated ombudsman basically एक mechanism है RBI का जिससे हर तरीके की जो ग्रीवेंस अराइज हो सकती है बैंकिंग एक्टिविटी से रिलेटेड या बैंकिंग के रिलेटेड बिजनेसेस से भी रिलेटेड, तो वो सारी एक ही तरीके का जो फाइनल अथॉरिटी है उसके पास से हो. लेट्स सी दिस अ लिटिल बिट इन डिटेल. करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन डी. आरबीआई ने इंटीग्रेटेड स्कीम 12 नवंबर 2021 को लॉन्च की थी. इसमें जो एग्जिस्टिंग 3 स्कीम्स हैं, दैट इज बैंकिंग ऑम्बड्समैन, एनबीएफसीज की का जो ऑम्बड्समैन है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, और डिजिटल ट्रांजैक्शंस का जो ऑम्बड्समैन है. ऑम्बड्समैन वो पर्सन है जो अथॉरिटी रखता है इवेंचुअली अगर लोअर स्टेजेस पे कोई प्रॉब्लम या ग्रीवेंस कस्टमर की रिड्रेस नहीं हुई है तो उसको हाईएस्ट अथॉरिटी जो इसे रिजॉल्व करेगी वो ऑम्बड्समैन है. तो ये तीनों के जो बैंकिंग सेक्टर का, एनबीएफसी का और डिजिटल ट्रांजैक्शंस का जो ऑम्बड्समैन है उन सबको इंटीग्रेट कर दिया गया. अब ये जो स्कीम है इसके अंडर कॉस्ट फ्री रिड्रेसल हो रहा है कस्टमर कंप्लेंट्स का, और अगर कोई लोअर लेवल पे बैंक के लेवल पे आपने कंप्लेंट की
वो रिजॉल्व आपकी सेटिस्फैक्शन तक नहीं हुई है या फिर आपको रिप्लाई नहीं आया है 30 दिन के पीरियड के अंदर अंदर बाय द रेगुलेटेड एंटिटी, यानी कि जो भी एंटिटी आरबीआई जिसको रेगुलेट कर रहा है, दैट कैन बी अ बैंक, दैट कैन बी अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, दैट कैन बी अ डिजिटल एंटिटी एज वेल। तो इस तरीके की कोई भी एंटिटी अगर आपको 30 डेज के टाइम पीरियड में या तो रिवर्ट नहीं कर रही है या सेटिस्फैक्टरी तरीके से रिवर्ट नहीं कर रही है, तो आप इंटीग्रेटेड ombudsman के पास जा सकते हैं फॉर गेटिंग योर प्रॉब्लम रिजॉल्व। तो ये 3 स्कीम्स को इंटीग्रेट करता है आपका इंटीग्रेटेड ombudsman। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग पेमेंट एप्स वर्क्स विदाउट इंटरनेट फैसिलिटी? कौन सा इसमें से पेमेंट ऐप बिना इंटरनेट फैसिलिटी के वर्क करेगा? ए मोबाइल बैंकिंग ऐप, बी यूपीआई ऐप, सी यूपीआई 123 पे, या डी मोबाइल वॉलेट्स? वेरी इजी क्वेश्चन। द करेक्ट आंसर हियर इज यूपीआई 123 पे। ये एक फीचर फोन्स के लिए यूपीआई रिलेटेड एक प्रोडक्ट है जिसमें बेसिकली बिना इंटरनेट के भी कस्टमर्स कई सारे तरीकों का यूज करके अपनी ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। लेट्स सी दिस अ लिटिल बिट इन डिटेल। यूपीआई 123 पे श्री शक्तिकांता दास ने 2022 में लॉन्च किया था। ये बेसिकली इंस्टेंट और सिक्योर यूपीआई ट्रांजैक्शन फॉर फीचर फोन्स, यानी कि इस तरीके के जो थोड़े ओल्डर मॉडल फोन्स हैं जिसमें आप इंटरनेट का एक्सेस डायरेक्टली नहीं ले सकते, उस तरीके के फोन्स के लिए भी ये यूपीआई फैसिलिटी ऑफर कर रहा है। 4 टेक्नोलॉजी ऑल्टरनेटिव्स, 4 तरीकों से ये किया जा सकता है। इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स के थ्रू, ऐप जो इस तरीके के फ़ोन में ऐप है उसके थ्रू, मिस्ड कॉल के थ्रू, या प्रॉक्सिमिटी साउंड बेस्ड एंड वॉइस बेस्ड पेमेंट्स। तो ये 4 टेक्नोलॉजीज से, इन 4 तरीकों से एक फीचर फ़ोन का यूज़ करते हुए भी कस्टमर बिना इंटरनेट फैसिलिटी के अपनी जो पेमेंट्स हैं वो यूपीआई के थ्रू कर सकता है। सो द करेक्ट आंसर हियर as we have seen is UPI 123 Pay. Let's see the next question. Human interventions in the delivery of services are A. Internal customer staff of the branch, B. Specialized marketing personnel, C. Direct selling associates, या D. All of the above. कहाँ पे एक बैंक के कस्टमर्स के साथ डायरेक्ट इंटरवेंशन हो रही है बैंक के एम्प्लॉयज़ की? ये तीनों ही यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। सो द करेक्ट आंसर बिकम्स ऑप्शन डी। इंटरनल कस्टमर जो कि बैंक को एक्चुअली विजिट कर रहा है कस्टमर, उसकी स्टाफ से इंटरेक्शन होती है, तो स्टाफ ऑफ द ब्रांच एक ह्यूमन इंटरवेंशन है डायरेक्टली। फिजिकल चैनल हमने अभी डिस्कस किया था, फिजिकल चैनल के अंडर किस तरीके के बैंक के जो एक्चुअल ब्रांच के एम्प्लॉयज़ हैं, स्टाफ हैं, उनसे इंटरेक्शन होगी। डायरेक्ट मार्केटिंग पर्सनल, ये ऐसे स्पेशलिस्ट्स होते हैं टिपिकली जिन्होंने मार्केटिंग में MBA किया हुआ है। इस तरीके के इंडिविजुअल्स को डायरेक्टली कैंपस से रिक्रूट किया जाता है और इन स्पेशलिस्ट्स का काम ये होता है कि वो अच्छा बिजनेस सोर्सिंग करें। ज़्यादातर ये हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स से इंटरैक्ट करते हैं। इनका जो ह्यूज अमाउंट ऑफ बिजनेस है, जो ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड्स ये हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स रखते हैं, उनको बैंक का ये जो लीड है उसको कन्वर्ट करना और बैंक के लिए अच्छा बिजनेस ग्रो कराना। फिर आता है आपका डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएट्स। ये टिपिकली जो टेली मार्केटिंग कंपनीज हैं उनके साथ रिलेट करते हैं। ये डायरेक्ट सेलिंग, ये घर घर जाके इंटरैक्ट करना कस्टमर्स से, टेली मार्केटिंग के थ्रू, टेली कॉलिंग के थ्रू इंटरैक्ट करना, और उस स्टेज तक जहाँ तक एक कस्टमर को एक प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज देना और उसे कन्विंस कराना कि ये प्रोडक्ट उस कस्टमर के लिए यूजफुल है, ये डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएट करते हैं। टिपिकली डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएट्स के साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी रिलेटेड है, सो वी विल डिस्कस दैट ऑल्सो। द करेक्ट आंसर इन दिस केस, ऑल ऑफ दीज आर ह्यूमन इंटरवेंशन, जहाँ पे एक कस्टमर की एक बैंक के एम्प्लॉयज़ या रिप्रेजेंटेटिव के साथ डायरेक्ट इंटरैक्शन हो रही है। ये तीनों ही केसेस में हो रहा है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। द रिक्वायरमेंट्स फॉर डिलीवरिंग इफेक्टिव सर्विस टू कस्टमर्स आर A. Understanding the customer, his income level, his financial profile, his needs, his requirements for financial products, and his life stage. B. Selling and cross-selling the right products to match the requirements. C. Post-sales service follow-up for customer satisfaction. And D. Customer empathy, या all of the above. बहुत सिंपल सी बात है, अच्छी इफेक्टिव सर्विस डिलीवरी करने के लिए ये सारी ही चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ई। एक बैंक के एम्प्लॉय या बैंक को ये अच्छे से पता होना चाहिए कि कस्टमर की इनकम लेवल क्या है, उसकी फाइनेंशियल प्रोफाइल क्या है, किस तरीके से उसके एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं, कितनी वो सेविंग कर रहा है, उसकी स्टेज ऑफ लाइफ के अकॉर्डिंग क्या प्रोडक्ट से पिच करने चाहिए। ये सब समझने के बाद सही तरीके का प्रोडक्ट कस्टमर को सेल किया जाता है या क्रॉस सेल किया जाता है, और सेल्स होने के बाद कंटिन्यूस बेसिस पे उससे फॉलो अप करते रहना, पूछते रहना, फीडबैक लेना, ये भी बहुत ज़रूरी है। और कस्टमर को एम्पैथी के साथ आप इंटरैक्ट करेंगे। यू विल पुट योर सेल्फ इन टू द शूज़ ऑफ द अदर पर्सन। आप सोचेंगे कि अगर मैं इस इंडिविजुअल की जगह होता तो क्या इस तरीके का प्रोडक्ट मुझे खुद को मार्केट करना चाहिए था। तो ये सारी चीज़ें समझ के अगर आप कस्टमर से इंटरैक्ट कर रहे हैं तो आप उनकी नीड्स, प्रेफरेंसेस, पेन्स, एस्पिरेशंस, इन सबको समझ के
उनको इफेक्टिव सर्विस डिलीवरी दे सकते हैं, जिसकी वजह से लॉन्गर पीरियड में वो लॉयल बने रहेंगे और बैंक की भी ग्रोथ उनके साथ होगी. सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन ई. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. टाई-अप्स आर एंटर्ड इनटू बाय बैंक्स फॉर द बल्क सेल ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स. ए होम लोन्स, बी ऑटो लोन्स, सी पर्सनल लोन्स, डी एजुकेशन लोन्स या ऑल ऑफ द अबव. क्लियरली किसी भी तरीके के ये जो लोन्स, ये इन सभी तरीके के लोन्स को एक बैंक टाइप में आके मार्केट कर सकता है. द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन ई. फॉर एग्जाम्पल, कोई नया बिल्डर या एक इस्टेब्लिश्ड बिल्डर कोई नया यूनिट मैन्युफैक्चर कर रहा है, बहुत सारे फ्लैट्स मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो एक बैंक उस पर्टिकुलर बिल्डर के साथ प्रेफर्ड फाइनेंसियर बन सकता है. तो जो भी इंडिविजुअल्स उस यूनिट को खरीदने आएंगे, जो उस फ्लैट को या उस प्रोडक्ट को खरीदने आएंगे, तो वो डायरेक्टली कस्टमर जो भी बिल्डर है वो बैंक को रेफर कर देगा और बहुत स्मूथ तरीके से उनका, क्योंकि सारा पेपर वर्क रेडी होगा, सॉर्टेड होगा, बहुत स्मूथ तरीके से उनका लोन प्रोसेस हो जाएगा. ऐसे ही एडमिशन टाइम पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ टाई अप करके एक लोन काउंटर्स भी खोल लेते हैं एडमिशन के ड्यूरेशन के वक्त. जो भी कस्टमर्स को एजुकेशन लोन्स की रिक्वायरमेंट है वो हो सकता है. ऐसे ही कोई डीलरशिप है, उस पर कोई ऑटो मतलब कार डीलरशिप है और उस पे जाके एक काउंटर खोल लेना, एक बैंक डीलर के साथ कोलैबोरेट कर सकता है और जो भी कस्टमर को नीड है व्हीकल लोन की वो कर सकता है. ऐसे ही पर्सनल लोन्स के केस में भी टाई अप्स, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट काइंड ऑफ पर्सनल लोन इट इज, उस टाइप के बिजनेस के साथ टाई अप करके एक ईजियर एक्सेस टू क्रेडिट प्रोवाइड किया जा सकता है कस्टमर्स को. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द रिस्क एसोसिएट विद DSA मार्केटिंग मॉडल. डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएट के मार्केटिंग का जो मॉडल है उसमें क्या रिस्क इमर्ज करता है. अभी हम ये देख रहे थे कि डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएट बेसिकली टेली मार्केटिंग या कंपनी के बिहाफ पे वो जो रिप्रेजेंटेटिव की तरह एक्ट करना और जो भी कस्टमर्स की नीड्स हैं उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे प्रोडक्ट्स उन्हें पिच करना, ये उनका काम होता है. अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ जाती है डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएट्स की कि यहाँ पे रेप्यूटेशनल रिस्क एसोसिएटेड है, क्योंकि DSAs डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएट्स कई बार कस्टमर्स को फोर्स कर देते हैं, कई बार मिस सेल करते हैं प्रोडक्ट्स को. मिस सेलिंग यानी कि जो रियलिटी है, जो करेक्ट फीचर्स हैं वो क्लियरली डिस्क्राइब ना करना और कस्टमर्स को बिना बात के डेट ट्रैप में फंसा देना. फॉर एग्जाम्पल, ये क्रेडिट कार्ड्स या फिर लोन्स के केस में काफ़ी देखने को मिलता है कि कस्टमर को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है नहीं. कई बार वो क्रेडिट कार्ड तो लेते हैं लेकिन उसमें बिल्कुल मिनिमम अमाउंट जो भी है उनको पे करना वो करते रहते हैं और उनके इंटरेस्ट चार्जेस बहुत ज़्यादा शूट अप हो जाते हैं, क्योंकि उनको सही से एक्सप्लेन नहीं किया होता कि ये जो टूल है वो आपको क्रेडिट अवेलेबल करा रहा है, लेकिन आपको इसको सही तरीके से सर्विस करते रहना, नहीं तो आपका क्रेडिट स्कोर भी खराब होगा और आप और ज़्यादा लोन्स के चंगुल में फंस जाएंगे. तो डेट ट्रैप वाली प्रॉब्लम, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएट्स ओवर सेल करते हैं प्रोडक्ट्स को, मिस सेल करते हैं, गलत तरीके से क्लियरली पिक्चर दिखा के नहीं करते हैं, तो इवेंचुअली जो प्रॉब्लम आती है इस तरीके के इंडिविजुअल्स को आउटसोर्स करके बैंक की रेप्यूटेशन काफ़ी ख़राब होती है. द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन डी. so far we have discussed a lot of questions from module C. अगर आपको इन जनरल कोई भी सब्जेक्ट में RBWM काफ़ी कंपैरेटिवली ईजियर सब्जेक्ट है, मे बी यू कैन टैकल इट. AFM, PPB, IE एंड IFS कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, शॉर्ट वीडियोस के थ्रू आप इसे कवर करना चाहते हैं, इफेक्टिव नोट्स जो कि बहुत ही सोच समझ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को असेस करके एक डिटर्मिन किया गया कि कौन से रेलेवेंट टॉपिक्स हैं, कितनी डेप्थ में आपको जाना चाहिए, तो आप यू कैन कंसिडर परचेजिंग दिस कोर्स यूजिंग दिस कोड. प्लीज डोंट फॉरगेट टू यूज दिस कोड JAIIB 85. इससे आपको 85% तभी डिस्काउंट मिलेगा जब आप ये कोड का यूज़ करेंगे. सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स कंटिन्यू. क्वेश्चन नंबर 17 आपसे कह रहा है वाई CRM कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का ये जो टूल है वो बैंक्स को क्यों यूज़ करना चाहिए. A, need to increase operational efficiencies and to derive more value from employees. B, increasing the competition in retail banking. The increasing competition in retail banking. C, the increasing importance of fee-based income. या D, डिलीवरी चैनल एफिकेसी एंड एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी. एज यू कैन सी सारी ही चीज़ों में कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, बेसिकली कस्टमर की जो प्रोफाइल है उसके साथ बैंक का जो भी रिलेशन है उसका मैनेजमेंट, वो इन्फॉर्मेशन को इस तरीके से यूटिलाइज करना कि जो मैनेजरियल एक्टिविटीज़ हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सबके साथ कस्टमर की नीड्स और प्रेफरेंसेस और कस्टमर की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पूरी तरीके से इंटीग्रेटेड रहे ताकि आप बेटर उन्हें सर्व कर पाएँ. तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी से एब्सोल्युटली बढ़ेगी. जो भी कंपटीशन है उसको डिफीट करने में हेल्प करेगा अगर आप कस्टमर की जो नीड बेस्ड सर्विसेज हैं उनको अच्छे से प्रोवाइड करा पा रहे हैं. फिर
फी बेस्ड इनकम, क्योंकि कस्टमर की सारी फाइनेंशियल प्रोफाइल अवेलेबल है, अब बैंक के पास जो उनके बैंकिंग सेक्टर के एम्प्लॉयज़ हैं, जो कस्टमर्स हैं, उनको बहुत सारी थर्ड पार्टी सर्विसेज जैसे कि म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, ये सब मार्केट कर पाने में हेल्प करता है CRM. सो थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. फी बेस्ड इनकम, क्योंकि कमीशन कमाएगा, देयर द बैंक इज एक्टिंग एज द एजेंट ऑफ द म्यूचुअल फंड और द इंश्योरेंस कंपनी जिसका वो प्रोडक्ट कस्टमर को मार्केट कर रहा है, तो यहाँ से उसे कमीशन यानी कि फी बेस्ड इनकम भी अचीव होएगी. और डिलीवरी चैनल की एफिकेसी और टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन बढ़ाना, इस सभी में कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट हेल्प करेगा. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ई. स्टेजेस इन्वॉल्व इन CRM आर, कौन सी चीज़ें CRM में इन्वॉल्व होती हैं? कैप्चरिंग द कस्टमर्स, अभी जो हमने डिस्कशन किया उसी से आप एक क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. कैप्चरिंग कस्टमर्स प्रोफाइल एंड डाइसेक्टिंग प्रोफाइल्स इनटू कॉमन इन्फॉर्मेशन बकेट्स. बेसिकली कस्टमर्स जो सारे हैं बैंक्स के, उस पूरे कस्टमर पूल को मे बी बेस्ड ऑन देयर इनकम लेवल, मे बी बेस्ड ऑन देयर ज्योग्राफी, आप सेगमेंट्स में बांटेंगे. फिर डिजाइनिंग सूटेबल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू केटर टू डिफरेंट इन्फॉर्मेशन बकेट्स. हर तरीके का इंडिविजुअल, चाहे उनकी इनकम लेवल कुछ है, ज्योग्राफी यानी कि वो कहाँ पे लोकेटेड है वो कुछ और है, उनकी नीड्स और प्रेफरेंसेस उन्हीं की जो कॉमन प्रोफाइल है उसके अकॉर्डिंग डिटर्मिन की जा सकती है, और उसी के बेसिस पे आप सूटेबल प्रोडक्ट्स डिजाइन करेंगे. फिर सी है offering the products and services to the targeted and segmented customers from the information buckets with the right pricing, providing the right sales and service processes to achieve full customer satisfaction. अब उन्हीं की नीड्स प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग सही प्राइसिंग पे सही तरीके की सर्विसेज आप डिवेलप जो करें उन तक पहुंचाना, उन्हें ऑफर करना. फिर कस्टमर इन्फॉर्मेशन को डायनामिक बेसिस पे यानी कि कंटिन्यूस बेसिस पे ट्रैक करना और नए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बनाते रहना. ये सारी ही चीज़ें CRM का पार्ट है. द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन ई. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. बेनिफिट्स ऑफ CRM, ये काफ़ी क्लोजली रिलेटेड आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे. ये वाला मॉड्यूल काफ़ी आपका सिंपल मॉड्यूल है. इससे नेक्स्ट वीक संडे को हम आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट मॉड्यूल है वेल्थ मैनेजमेंट, हम वो भी डिस्कस करने वाले हैं. फिलहाल आप देख पा रहे होंगे काफ़ी कॉमन सेंस से कर पाने वाले क्वेश्चंस हैं. इससे आपको ये भी आइडिया लग रहा है कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. पर मैं फिर भी यही बोलूँगी, जहाँ पे भी आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चंस या फिर फैक्चुअल चीज़ें अपनी बुक में देखने को मिले, प्लीज़ उन्हें अच्छे से इफेक्टिवली रिवाइज कीजिएगा. जैसे कि स्कीम्स, जैसे कि कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू रिटेल एसेट और रिटेल लाइबिलिटी प्रोडक्ट्स, उनकी रिविजन ज़रूरी है. इस तरीके से आप ईजिली क्वेश्चन उनको टैकल नहीं कर पाएंगे. अभी ये आपको ईजी लग रहा है, एग्जाम में थोड़ी सी इसकी लैंग्वेज को मॉडिफाई करके भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं. सो लेट्स सी क्वेश्चन 19. बेनिफिट्स ऑफ CRM, वेरी सिंपल. इंप्रूव्स कस्टमर सेटिस्फैक्शन, दैट इज करेक्ट. हेल्प्स द बैंक टू डिलीवर इंक्रीज शेयर ऑफ वॉलेट ऑफ द कस्टमर, दैट इज ऑल्सो करेक्ट. कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कई सारी बैंक को सर्विसेज मार्केट करने में हेल्प करता है, तो ज़्यादा जो कस्टमर के थ्रू बिजनेस है वो आ सकता है. हेल्प्स टू एस्टिमेट अंडरस्टैंड कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, कि एक कस्टमर एक बैंक को कितना रिटर्न जनरेट करके दे रहा है ओवर देयर लाइफ टाइम. दिस इज ऑल्सो पॉसिबल बिकॉज CRM is capturing all their financial information, all their relationship with the bank information. So all of this helps a bank to understand कि लाइफ टाइम में एक पर्टिकुलर टाइप का कस्टमर, एक पर्टिकुलर इनकम लेवल रखने वाला कितना बैंक को फायदा दे पा रहा है. देन यू हैव D, helps to manage multiple delivery channels in a better way. ये भी बिल्कुल सही है. इतने सारे प्रोसेसेस के थ्रू एक कस्टमर अपने बैंक से इंटरैक्ट करता है. इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, फेस टू फेस ह्यूमन इंटरैक्शन, पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन, किस तरीके से वो किस टाइप के डिलीवरी चैनल को किस पर्पस के लिए यूटिलाइज कर रहा है, उससे बैंक अपनी प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन कर सकता है और बेटर चैनल सेटिस्फैक्शन, ऑप्टिमाइज्ड चैनल्स के थ्रू अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कर सकता है. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ई. What does the CRM deal with in retail banking? So, customer relationship management. Again, very similar question. A, storing client data and understanding clients' requirements. B, establishing close personal relationships with the customers. C, keeping in touch with the customers to ensure their needs are understood. D, friendly behavior with the customers. ये सारी ही चीज़ें accomplish कर देता है CRM. कस्टमर का डेटा रखना, उसके साथ क्लोज पर्सनल रिलेशनशिप रखना, उनकी नीड्स को अंडरस्टैंड करके सही प्रोडक्ट्स मार्केट करना और फ्रेंडली बिहेवियर मेंटेन करवा पाना. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ई. यू कैन सी ये बहुत ही सिंपल लेवल के क्वेश्चंस है. एक पर्टिकुलर चैप्टर से ये काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए थे बुक में. अब बुक की ये प्रॉब्लम थोड़ी सी रहती है कि कई बार वो बहुत ही इजी लेवल के क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, लेकिन एक्चुअल एग्जाम में ऑब्वियसली द लेवल ऑफ क्वेश्चंस इज चैलेंजिंग. तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, यू कैन कंसिडर परचेजिंग द कोर्स, और इन एनी केस जस्ट
प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ क्विज। तो आप कोशिश कीजिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्विज करें, प्रैक्टिस करें, बुक को बार बार रिवाइज करें जो भी फैक्चुअल डिटेल्स वाले चैप्टर हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BCSBI? बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स बैंक ऑफ इंडिया, बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स बोर्ड ऑफ इंडिया, बैंकिंग कस्टम्स एंड स्टैंडर्ड्स बोर्ड ऑफ इंडिया, या फिर डी बेसिक कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स बैंक ऑफ इंडिया? द करेक्ट आंसर हियर बिकम्स ऑप्शन बी, बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स बोर्ड ऑफ इंडिया। इसी BCSBI नाम की बॉडी ने का ओरिजिन तब था कि बैंक्स को जो उनकी प्रोसेसेस हैं, जो भी लेवल ऑफ कमिटमेंट है एक कस्टमर को, किस तरीके के कस्टमर को वो किस तरीके से सर्व करेंगे, उनकी एक स्ट्रीमलाइन करने के लिए, एक काइंड ऑफ कोड ऑफ कमिटमेंट बनाने के लिए ये बॉडी को इस्टेब्लिश किया गया था। इस वक्त इसको एबॉलिश कर दिया गया है, लेकिन इनके दिए गए कोड्स बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट है, आज की डेट में भी बैंकिंग सेक्टर में अप्लाई किए जाते हैं। द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन बी। Which one of the following falls under the purview of BCSBI? जो BCSBI ने कोड्स दिए हैं, कोड ऑफ बैंक्स कमिटमेंट टू कस्टमर्स और कोड ऑफ बैंक्स कमिटमेंट टू MSME। कस्टमर्स बेसिकली रिटेल कस्टमर्स और स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, SMEs के लिए इस बॉडी ने कुछ कोड्स दिए हैं। अब उसमें इनमें से क्या क्या चीज़ें आती हैं? ए करंट अकाउंट, PPF अकाउंट, नॉन रेजिडेंट अकाउंट, या डी ऑल ऑफ द अबव? सारे ही टाइप के जो भी कस्टमर्स की तरफ सर्विसेज हो सकती हैं वो सभी इस कोड ऑफ कमिटमेंट के अंडर आती हैं। इनफैक्ट जो भी नॉर्मल सर्विसेज हैं, जैसे कि आपकी कोई ट्रांजैक्शनल सर्विसेज प्रोवाइड करना, अकाउंट्स रिलेटेड, कासा अकाउंट्स, आपके FDRD अकाउंट्स, जो भी नॉन रेजिडेंट के अकाउंट्स हैं, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। प्लस उसके अलावा SMEs के केस में कुछ बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज़, जैसे कि फैक्टरिंग करना, बिल डिस्काउंटिंग करना, इस तरीके की जो सर्विसेज एक बिजनेस को चाहिए वो भी इसके अंडर आ जाती हैं। सो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर हियर। Banking Code and Standard Board of India is aimed at the following: A, promoting good fair banking practices by setting a minimum standard to increase transparency in services. B, encouraging market forces through competition to achieve higher operating standards. C, promoting a fair and cordial relationship between the customer and the bank. या D, all of the above. इसी पर्पस के लिए BCSBI को सेटअप किया गया था कि वो ऐसे मिनिमम स्टैंडर्ड्स बताए जो बैंक को अपनी सर्विस डिलीवरी करते वक्त अचीव करने ही करने चाहिए। सो ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। मार्केट फोर्सेस और कंपटीशन के थ्रू जो कंपेटिटिव बिजनेस एनवायरनमेंट है उसमें एक दूसरे के जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसे फॉलो करके ही इम्प्रूव किया जा सकता है पूरे बैंकिंग सेक्टर को एज अ होल। तो हायर ऑपरेटिंग स्टैंडर्ड्स अचीव करना ये भी उसके एम्बिट के अंडर आता है, और फेयर और कॉर्डियल रिलेशनशिप मेंटेन करना, बैंक अपने कस्टमर को पूरी तरीके से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें, उनकी ग्रीवेंसेस को रिड्रेस करें, ये सारी चीज़ें BCSBI के दिए हुए कोड्स के अंडर आती हैं। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, कमिटमेंट्स टू द कस्टमर अंडर BCSBI कवर: A, savings account, B, loan account, C, remittance, D, credit card and mobile banking, या E, all of the above? This we have already discussed. The correct answer here is option E. Let's see question 25. The RBI has decided to dissolve BCSBI, और अब BCSBI को कौन रिप्लेस करने वाला है? BCSBI को कौन सा इनमें से डिपार्टमेंट RBI का है वो रिप्लेस करेगा? A, कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट CEPD, B, बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम, C, बैंकिंग स्कीम फॉर NBFCs, या ओम्बड्समैन स्कीम फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शंस? इसका में करेक्ट आंसर है CEPD, कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट। आप इसको थोड़ा लॉजिकली भी सोच सकते हैं। ओम्बड्समैन स्कीम, जो NBFCs है, डिजिटल ट्रांजैक्शंस, हर टाइप की चीज़ें ही BCSBI एड्रेस कर रहा है। तो एक मेन जो पर्पस है, एम है BCSBI का, वो था कंज्यूमर एजुकेशन और प्रोटेक्शन इन्हांस करने में, और बैंक का जो कमिटमेंट्स हैं वो इंश्योर करने में, ताकि कस्टमर के साथ हमेशा फेयर तरीके से, सही तरीके से ही प्रैक्टिसेस बैंक्स फॉलो करें। तो करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन ए। Let's see the next question. An effective MIS fulfills these: A, analysis of quantitative information, B, coordination among functional and specialist executives, C, limited to current scenario, या D, both 1 and 2 above? Marketing information system किस चीज़ में हेल्प करेगा आपका? क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करके सही आइडियाज़ जनरेट करने के लिए फंक्शनल और स्पेशलिस्ट एग्जीक्यूटिव्स, फंक्शनल एग्जीक्यूटिव्स आपके होते हैं जो टिपिकल फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल HR डिपार्टमेंट जो हर तरीके के प्रोडक्ट के लिए पर्सनल प्रोवाइड करेगा, अकाउंट्स डिपार्टमेंट हर तरीके के फंक्शन के लिए वो आपके पास अकाउंटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। स्पेशलिस्ट्स वो होते हैं जो एक स्पेसिफिक काम के लिए आपको एक ही टाइप की स्पेसिफिक सर्विसेज देते हैं, जैसे कि मार्केटिंग
प्रोफेशनल। तो इनके बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाने में MIS मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। फिर क्वांटिटेटिव सिस्टम्स को भी वो एनालाइज करता है। बट सी कह रहा है इट इज लिमिटेड टू द करंट सिनेरियो। द होल पर्पस, द होल पॉइंट ऑफ MIS इज टू इंश्योर कि वो जो इनसाइट्स डेवलप करें, इतनी सारी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे जो आइडियाज जनरेट हों और उनको इम्प्लीमेंट किया जाए, वो लंबे समय तक हेल्पफुल रहें। सो सी बिल्कुल गलत हो जाता है। बोथ A and B आर करेक्ट। सो द करेक्ट आंसर इज D, both 1 and 2 above. Next question, the components of marketing information system do not include. आपसे पूछा जा रहा है इसमें से क्या इंक्लूडेड नहीं है। A मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम, C B मार्केटिंग रिकॉर्ड सिस्टम, C IT सिस्टम या D नन ऑफ द अबव। मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम में 4 मेजर कंपोनेंट्स हैं, उनमें से तीनों ही यहाँ पे दिए गए हैं। सो डू नॉट इंक्लूड में नन ऑफ द अबव आ जाएगा, तीनों ही उसके अंदर आते हैं। और इसके अलावा मार्केटिंग रिसर्च सिस्टम, ये आपको हेल्प करता है जो कोई स्पेसिफिक नीड्स होती हैं, स्पेसिफिक टाइप की प्रॉब्लम को अगर कोई बैंक सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है तो वो मार्केटिंग रिसर्च के थ्रू उस स्पेसिफिक प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेगा थ्रू मार्केटिंग रिसर्च सिस्टम। ये सारे ही मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के 4 सब कंपोनेंट्स हैं, जिसमें मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम, इंटरनल रिकॉर्ड्स, IT सिस्टम जो इवेंचुअली सारी इंफॉर्मेशन को कोलैबोरेट करके उससे इंसाइट्स निकालता है, इंटरनल रिकॉर्ड सिस्टम जो बैंक के अपने इन्फॉर्मेशन है, जैसे सेल्स पर्सन के थ्रू ली गई इन्फॉर्मेशन, कस्टमर की अपनी प्रोफाइल बेस्ड इन्फॉर्मेशन, ये सब रखता है। मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम आपको ये प्रोवाइड करता है जो भी अवेलेबल पब्लिसाइज्ड इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि RBI की कोई रिपोर्ट्स के थ्रू इन्फॉर्मेशन, कोई जो एसोसिएशंस होती हैं, फिक्की, एसोचैम, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, इन टाइप की ऑर्गेनाइजेशन की जो रिपोर्ट्स पब्लिश होती हैं उनकी इन्फॉर्मेशन मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम देगा। और कोई आपको स्पेसिफिक नीड है, एक स्पेसिफिक इस तरीके की प्रॉब्लम है जिसपे एग्जिस्टिंग डेटा नहीं है, तो उसके लिए आप मार्केटिंग रिसर्च सिस्टम पर रिलाई करेंगे। और ये चारों ही इंटेग्रल पार्ट हो जाते हैं आपके मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के। Let's see the next question. The ultimate users of marketing information system are A. Customers of the firm, B. Competitors of the firm, C. Decision makers in the firm या D. Both 1 and 2 above. यहाँ पे मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम ये एक इंटरनल सिस्टम है। इसका एक सिंपल सा पर्पस है कि डिसीजन मेकिंग में हेल्प करना बैंक के एम्प्लॉयज़ को। सो जो डिसीजन मेकर्स हैं फर्म के, वो ही इसका यूज़ करते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन। लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इसमें आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। इस तरीके के स्टेटमेंट्स को कंबाइन करके आपको एग्जाम में 2 मार्कर टाइप के क्वेश्चंस भी दिख सकते हैं, जहाँ पे मल्टीपल स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं और आपको असेस करना है इनमें से कौन सी करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो दिस कैन बी अ गुड एक्सरसाइज फॉर यू टू अंडरस्टैंड क्वेश्चंस लाइक दैट। State whether the following statements are true or false. A. Marketing information system is not concerned with the evaluation of information collected from either primary sources or secondary sources. The correct here, this is absolutely untrue. ये बिल्कुल गलत है। इसका मेन पर्पस ही मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम का है कि जो इन्फॉर्मेशन प्राइमरी सोर्सेज या सेकेंडरी सोर्सेज हैं, प्राइमरी यानी कि इंटरनल सोर्सेज और सेकेंडरी जैसे कि मैंने डिस्कस किया पब्लिश्ड सोर्सेज, इनके थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन है उसे इंटीग्रेट करना अपनी प्रोडक्ट्स को बेटर असेस कर पाने में, बेटर डिवेलप कर पाने में और कस्टमर की नीड्स को अच्छे से फुलफिल कर पाने में। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स। Let's see the second statement. The marketing information system requirements of a firm are very limited and for one-time need. This is absolutely untrue, obviously, क्योंकि मार्केटिंग जो इन्फॉर्मेशन है वो डायनेमिक बेसिस पे कलेक्ट भी की जाती है और लंबे पीरियड तक वो सर्व कर पाए इसकी कोशिश की जाती है। सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। लिमिटेड नहीं है, बहुत ज़्यादा नीड है एक बैंक को अच्छे तरीके से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर कर पाने की और उसे लंबे समय तक यूज़ करने की। सो दीज points are incorrect. The statement is false. Let's see the option C, statement C. Marketing information system collects and analyzes the information as per the system initially prescribed and is not concerned with the type of information required by management. This is again absolutely incorrect. ये बहुत clearly आपको दिख रहा है कि जो पर्पस है मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम का वो यही है कि बैंक के एम्प्लॉयज़ को, मैनेजमेंट को इस तरीके की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए कि कस्टमर्स की जो नीड्स हैं वो प्रॉपर्ली सेटिस्फाई हो पाए। तो करेक्ट, दिस इज एब्सोल्युटली फॉल्स। लेट्स सी ऑप्शन स्टेटमेंट डी। टिपिकली most of the information for the marketing information system is collected from secondary sources.
नाउ दिस इज द ओनली स्टेटमेंट आई कैन सी सो फार दैट इज ट्रू। ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन सेकेंडरी सोर्सेज से आती है, जो भी मार्केट में अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि वो उसका भरमार है, बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, उसकी वजह से द करेक्ट स्टेटमेंट इज दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। इंटरनल कस्टमर्स एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट होते हैं, इंटरनल इन्फॉर्मेशन एक इंपॉर्टेंट सोर्स होता है, लेकिन ज़्यादातर सेकेंडरी सोर्सेज थ्रू मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, रिपोर्ट्स फ्रॉम the different agencies that are involved in कमिंग अप विद गुड रिपोर्ट्स, ये सारे सोर्सेज हैं एक बैंक को अपनी मार्केटिंग को इम्प्रूव करने में, इन्हांस करने में, और जो भी एक्चुअली में रियलिटी में हो रहा है उसे इनकॉर्पोरेट करने में। तो मैक्सिमम इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड फ्रॉम सेकेंडरी सोर्सेज। E. Consumer is of no relevance for the marketing information system since almost entire information is collected from independent sources. This is also incorrect. कंज्यूमर की चाहे ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन सेकेंडरी सोर्सेज से आ भी रही हो, तब भी ज़्यादातर जो कस्टमर की जो इन्फॉर्मेशन है वो भी काफ़ी क्रूशल रहती है एक बैंक को मार्केटिंग कर पाने में, एक्स्ट्रा पैरा बैंकिंग एक्टिविटीज़ को सेल कर पाने में। सो दिस इज़ एब्सोल्युटली फॉल्स। द करेक्ट स्टेटमेंट इज दिस इज़ नॉट करेक्ट। सो द ओनली करेक्ट स्टेटमेंट वाज ऑप्शन डी। लेट्स सी दिस क्वेश्चन, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मैच करने हैं आपको। अभी अभी मैंने डिस्कस किया था कि मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम का जो 4 सब कंपोनेंट्स हैं, उसमें से 3 तो मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस भी किए हैं, तो आपको ए और कॉलम बी को मैच करना है। लेट मी रीड दिस आउट। आपको मार्केटिंग रिसर्च सिस्टम, इंटेलिजेंस सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिस्टम और कस्टमर डेटाबेस और डेटा एनालिटिक्स को मैच करना है विथ एनी ऑफ दीज 8 ऑप्शंस गिवन इन कॉलम बी। मेजर सोर्स पब्लिश्ड इन्फॉर्मेशन, क्या किसी का होता है कि नहीं, ये आप देख सकते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट, इनमें से किसके थ्रू हुआ होगा। बिजनेस इन्फॉर्मेशन अबाउट कस्टमर्स, कौन से के साथ अलाइन करता है। देन डेटा कलेक्टेड स्पेसिफिकली, जोग्राफिक, डेमोग्राफिक, फिजियोग्राफिक, साइकोग्राफिक, बिहेवियरल डेटा कस्टमर्स से रिलेटेड। रिसर्च कंडक्ट करना, डायरेक्टिव इंटेलिजेंस गैदर करना या रिसर्च टूल्स। आपको एक एक अगर आपको इसके कॉन्सेप्ट्स पता है तो आप इसको मैच कर पाएंगे। तो मार्केटिंग रिसर्च सिस्टम है वो आपका स्पेसिफिक डेटा से रिलेट कर रहा है। इनफैक्ट जब मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया था कि 4 की कंपोनेंट्स हैं, जिसमें से रिसर्च सिस्टम में हमने यही देखा था कि जो इंटरनल रिकॉर्ड्स हैं जो वो नीड फुलफिल नहीं कर सकते, और जो एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ डेटा हैं जो कि मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम जिसके थ्रू गैदर करता है अलग अलग तरीके का डेटा, अगर वो भी सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है तो एक बैंक को रिसर्च करनी पड़ेगी उस स्पेसिफिक प्रॉब्लम की सोल्यूशन की, उस स्पेसिफिक नीड ऑफ द कस्टमर्स की। तो वही स्पेसिफिक चीज़ का डेटा कलेक्ट करना है तो वो रिसर्च सिस्टम पे जाएगा। बी, मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम, ये डेटाबेस मैनेजमेंट में हेल्प करता है। जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन का जो ओवरऑल इंटीग्रेटेड डेटाबेस है वो सारी चीज़ को इंटेलिजेंस सिस्टम मैनेज करेगा। देन मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसी की जो मेजर सोर्स है वो पब्लिश्ड इंफॉर्मेशन होती है। ये हमने अभी पहले ट्रू एंड फॉल्स में भी देखा है। जो भी इंफॉर्मेशन मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम का जो मेजर सोर्स है ज़्यादातर वो पब्लिश्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम पे रिलाई कर रहा है। जो कस्टमर डेटाबेस है वो किस सबसे एग्रीगेट होके बनेगा, ज्योग्राफिक, डेमोग्राफिक, साइकोग्राफिक, बिहेवियरल डेटा, कस्टमर्स के रिलेटेड वो कहाँ से हैं, उनकी जेंडर क्या है, एज क्या है, कितनी उनकी इनकम लेवल्स हैं, उनका स्पेंडिंग पैटर्न्स क्या है, उनका बिहेवियर क्या है, ये सारी चीज़ें इंटीग्रेट की जाती हैं कस्टमर डेटाबेस में, और इसे फर्दर मैनेज करता है आपका मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम। तो डेटाबेस मैनेजमेंट इज डन बाय मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम। सो डोंट कंफ्यूज द टू। इससे बनेगा आपका डेटाबेस जो कि आगे मैनेज करेगा इंटेलिजेंस सिस्टम। इस डेटाबेस पे जब वो इनसाइट्स अप्लाई करेगा, इससे इनसाइट्स डिराइव करेगा, एक्शनेबल इनपुट्स डिराइव करेगा फॉर द पर्पस ऑफ द मार्केटिंग डिपार्टमेंट, देन दिस विल create an intelligence system. And finally you have data analysis, जहाँ पे ऑपरेशन रिसर्च टूल्स का यूज करके जो एग्जिस्टिंग डेटाबेस है उससे इनसाइट्स डिवेलप की जाएंगी। तो दिस वाज ऑल अबाउट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस फ्रॉम दिस मॉड्यूल। आप जैसे कि देख पा रहे होंगे, अगर आपने एक बार भी इसकी रीडिंग दी है तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी होने की वजह से आप कई क्वेश्चन इसमें अटेम्प्ट कर पाए होंगे। ओवरऑल आई वुड से कि मॉड्यूल सी काफ़ी ईजी आप मानेंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन इससे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पर इसके कंसेप्ट्स को आपको एक बार ज़रूर देख लेना चाहिए। इफ़ यू हैव any trouble with any of these subjects, you can join this course using the
कोड JAIIB 85। इससे आपको एक सिग्निफिकेंट डिस्काउंट मिलेगा, 85% डिस्काउंट मिलेगा, और आपके आने वाले जैब एग्जाम से पहले आप वीडियोस के थ्रू जो भी चैप्टर्स आपको डिफिकल्ट लगे वो कवर कर सकते हैं। शॉर्ट वीडियोस हैं जो आपको इजीली हेल्प करेंगी पूरा कोर्स कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करने में, लेकिन लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम में। देन यू हैव समराइज्ड नोट्स, वेरी वेल assessing the previous year question patterns and assessing the right things that are relevant for you to read. And then there are 10 full length tests for every subject, तो आपकी इनफ रिविजन हो जाएगी, इनफ प्रैक्टिस हो जाएगी, क्विजेस भी आपको हर चैप्टर के लिए अवेलेबल हो जाएंगे। सो डू कंसिडर बाइंग दिस कोर्स। All the very best for your preparation. If you have any queries, you can mail us at hello@edutap.co.in. And if you want to reach out to us about anything at all, you can mail us on this email ID. I will see you next week with the questions from Module D from your IIBF Macmillan book.